वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए। जब तक कि आप लोगों की री एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं हो जाती, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आई हूँ। और ये सेट नंबर 15 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये क्लासेस देखी नहीं हैं तो क्लासेस को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं कहना चाहूँगी अपने उन दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेते हो तो आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है। और हाँ, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो देख पाओगे और आपके पास बैकलॉग नहीं इकट्ठा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें, अपना रिवीजन स्मार्टली कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कल हमने सॉल्व किया था सेट नंबर 14, ठीक है। सेट नंबर 14 में हमने हिस्ट्री को टारगेट किया था। आज अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। पिछले सेट से ही हमने शुरू किया, 14 नंबर सेट से एंशिएंट हिस्ट्री को टारगेट किया है स्पेसिफिकली, और उसके साथ साथ स्टैटिक डेज और कुछ करंट अफेयर हैं, ठीक है। तो कल एंशिएंट हिस्ट्री में हमने वैदिक काल, और जिसमें कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों है, ठीक है। और क्या किया था, इसके साथ साथ ही हमने किया था हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के क्वेश्चंस भी या सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस हमने कल किए थे। देखिए, टॉपिक वाइज करेंगे तो इससे ये रहेगा हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और हमारा एक ये रहेगा कि हमने वो टॉपिक जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे फिर हम मिक्सअप क्वेश्चन करते जाएंगे, जैसे कि हमें रिविज़न करने में आसानी भी रहेगी और एक तरीके से हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि हमारा कितना सिलेबस तैयार है, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टारगेट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जुड़े हुए आज ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चूंकि मार्च चल रहा है तो मार्च में जो भी डेज मनाए जाते हैं उनको मैंने आज की क्लास में डाला है। जो इंपॉर्टेंट डेज जो भी बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो है हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कौन से वंश का राजा था ये? हर्यक वंश का राजा था। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली बौद्ध संगीति 583 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। और ये हुई थी, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बौद्ध संगीतियों के बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से जानना चाहते हो तो आप लोग बुद्धिज़्म की क्लास जो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप लोग ये क्लास देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस आपकी ये क्लास देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। संगीतियाँ कहाँ पर हुई, किस तरीके से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरी क्लास आप लोग देख सकते हो जाकर के। केवल 35 मिनट की क्लास है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हमको ये बताना है। तो देखिए, जिनको चैत्य कहा जाता है वे पूजा स्थान होते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। और जिनको विहार कहा जाता है वे भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। पटना में जो गया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बोध गया, ठीक है, में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि कभी कभी ऑप्शन में 2 नदियाँ दे रखी होती है, निरंजना नदी और पुनपुन नदी, ठीक है। तो जब दोनों ऑप्शन आपको
ये मिलेंगे तो आप लोग निरंजना नदी को टिक करोगे, ठीक है, पुनपुन को नहीं टिक करोगे। कहीं कहीं पुनपुन नदी भी देखने को मिलती है, अगर ऑप्शन में निरंजना नहीं है तो पुनपुन कर सकते हो, अदरवाइज निरंजना को ही टिक करोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। तो अभिधम्म पिटक में जो है नैतिकता और सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं जो कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों से ली गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध जो है कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल के थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। तो देखिए जो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं और 8 आंगिक या अष्टांगिक मार्ग जिन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 आर्य सत्य, ठीक है। दुख है, दुख का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग भी आप लोग देख सकते हो विस्तृत रूप से बौद्ध धर्म की क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व के द्वारा प्रतीकत्व किया गया है? तो आप लोग ऐसे समझो कि बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है उसको घोड़े या अश्व के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, हमें बताना है। तो ये 4 आपको ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बुद्ध की छवि पूजा अर्थात मूर्ति पूजा महायान धर्म में की जाती है। स्थानीय दोषों का आकलन भी किया जाता है, जो व्यक्ति में गुण दोष होते हैं उनको देखकर उनको दूर करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा है वो नहीं करती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर और जो चौथा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली का उपयोग यही किया जाता है। तो अब हम देखते हैं नीचे हमारे पास कूट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक कूट नहीं है, एक और ऐड कर लीजिएगा, A, B और C। जो महायान शाखा है ये बौद्ध धर्म के लिए पाली का प्रयोग नहीं करती है, संस्कृत का प्रयोग करती है, ठीक है। हीनयान वाले पाली का प्रयोग करते हैं। तो A, B और C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरह वज्र धारण करते हैं? तो जो वज्र धारण करते हैं उनका नाम वज्रप्राणी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? तो यहाँ पे कवि नहीं, एक तरीके से आप ये कहो ये एक बौद्ध अनुयायी या बौद्ध महात्मा बुद्ध के शिष्य ही थे, अश्व घोष। अश्व घोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नागार्जुन की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें नागार्जुन और मिलिंद जो है राजा मिरांडर, जिन्हें मिलिंद भी कह दिया जाता है कहीं कहीं पर, उनके बीच का एक संवाद है, ठीक है, जिसे इनके बीच के संवाद को मिलिंद पन्नो कहा गया है, ठीक है। नागार्जुन और राजा मिरांडर के बीच के संवाद को मिलिंद पन्नो कहा गया है। नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान आ गया तो आप लोगों को बताती चलूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन से जुड़े हुए, उसके क्वेश्चन के आंसर के अलावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन 2 संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हुआ? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था जैन धर्म। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर हैं उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया है और वे कहते हैं कि दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं, इसीलिए उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है हुआ वो इस आधार पर हुआ कि करीब 230 ईसा पूर्व क्या हुआ, मगध में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। तो मगध में जब अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर गए, श्रवण बेलगोला की तरफ चले गए। तो जो भद्रबाहु के शिष्य हैं वे दिगंबर कहलाए, ठीक है, और जो दूसरी शाखा है वे श्वेतांबर कहलाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो जैन कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर की पुत्री जिसका कि नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शिनी था, उसका पति कौन था? तो
महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उनका दामाद था जमाली, ठीक है। तो ये जो अणुजा या अनोजा यहाँ पर दिया गया है, कहीं कहीं आपको अणोजा भी देखने को मिलेगा, अणोजा या प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शना, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो इनका जो पति थे ये जमाली थे और ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। तो वो त्रिरत्न क्या है? तो देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, इन्हीं के द्वारा निर्वाण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैन धर्म की भी एक विस्तृत क्लास आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों के पास समय है तो उसको ज़रूर देखिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग देख लेते हो अगर, तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे आप लोगों का जो है एक बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा टाइम निकाल के, क्लास पसंद आएगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था या ज्ञान प्राप्त किया था? कैवल्य को ही ज्ञान कहते हैं। देखिए, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया और ये कैवल्य प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए, ठीक है, जिन कहलाए। जो जैन धर्म है ये जिन शब्द से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, ठीक, इसका यही अर्थ होता है। तो महावीर स्वामी को जो कैवल्य था ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन प्रसिद्ध जैन मंदिर है? तो दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में पड़ता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा गया था? तो महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ठीक है। देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 पहले से चले आ रहे थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब आपको पता ही है। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन अर्जित नहीं करना। और चौथा किसके द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जैन परिषद हुई या जैन सभा हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जैन सभा। किसके राज्य में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन मतावलंबी थे, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी पहली जैन सभा। महावीर स्वामी ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था, अर्थात इनका परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? इन्होंने देह त्याग कहाँ पर किया था? तो पावापुरी में किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं ये पार्श्वनाथ थे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 23वें थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक शिलालेखों में से इनमें से किस लिपि का उपयोग किया गया है? अब हम लोग ये मौर्य काल के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहे हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, अब मौर्य काल के करते हैं, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का उपयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कहीं कहीं पे अरमाइक लिपि का भी उपयोग किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, ये तीनों लिपियां अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिए ये यहीं पे आ गया ये क्वेश्चन। अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स प्रिंसेप इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मत को मानने वाले थे, भद्रबाहु के शिष्य थे ये, और अपने अंतिम दिन इन्होंने अपना साम्राज्य जो है अपने पुत्र बिंदुसार को देने के बाद ये श्रवण बेलगोला की ओर प्रस्थान कर गए थे। इन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत किया था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था उसने वैदरथ की हत्या करी थी। वैदरथ कौन था? महान सम्राट अशोक का पौत्र था। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी मगध साम्राज्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था, तो ये 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद इनके पुत्र थे बिंदुसार, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। बिंदुसार के बाद जो मगध का महान राजा बना वो अशोक था। ठीक है, अशोक के बाद वैदरथ आएगा, तो ये ही सही कालानुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता के पद का नाम क्या है? मतलब ये जो सन्निधाता था इसका काम क्या होता था, ये क्या करता था? तो मुख्य कोषालय अधिकारी, जो इन लोगों का कोष होता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी जो कोष का अधिकारी होता है उसी तरीके से मुख्य कोषालय अधिकारी होता था मौर्य काल में सन्निधाता। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? देखिए, कलिंग जो है उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग को 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान के द्वारा जीता था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कलिंग को जीतने के बाद ही जब वहाँ पर जो रक्तपात हुआ, उस रक्तपात को देखने के बाद जो सम्राट अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी। ठीक है, यहाँ पर प्रियदर्शी है, कहीं कहीं आपको प्रियदर्शी भी मिल जाएगा देखने को। प्रियदर्शी अर्थात देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो उपनाम है अशोक मौर्य को दिया गया था। अशोक के शिलालेखों में ये नाम देखने को मिलता है। अशोक का शिलालेख नंबर 1 जो है उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त की सभा के बारे में उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त सभा के बारे में उल्लेख जिस संस्कृत नाटक में मिलता है वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजपूत था मेगास्थनीज, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग मार्च के जो डेज इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको देखने जा रहे हैं, उनको टारगेट करना है क्योंकि मार्च चल रही है। तो मार्च में आने वाले दिनों का रिवीजन हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, मंथली अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारा जो है पक्का हो जाता है। करंट अफेयर कह लो या स्टैटिक चीज़ें जो भी हर दिन पढ़ते हैं, डेज तो फिक्स होते हैं। तो ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ मार्च से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो भारत के कौन सा पड़ोसी देश जो है 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश के जन्म की घोषणा की थी कब? 26 जनवरी 1971 में। ठीक है, अच्छा 14 अगस्त को तो सबको पता है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 4 फरवरी को कौन मनाएगा? श्रीलंका मनाता है। 1948 में इन्होंने ब्रिटिश शासन से अंत पाया था। 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस स्थापित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 से स्थापित किया था 20 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाने की घोषणा की थी वर्ष 2013 से। ठीक है, तो 2013 से 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ फैक्ट हैं, ये मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ, जिनको आनंद चाहिए। सोने का विश्व नींद दिवस हर साल मार्च विषुव से पहले मनाया जाता है, पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो ये पहली बार कब देखा गया था? ठीक है, मार्च में जब विषुव होता है तो उससे
पहले शुक्रवार को होता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2008 में मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके फैक्ट देख लेते हैं, नीचे दिए हैं मैंने। विश्व नींद दिवस हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी और इसका आयोजन करती है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी, इसके द्वारा आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि नींद संबंधी विकारों को बेहतर उनकी रोकथाम करना और नींद के प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं का जो बोझ हो रखा है उसको कम करना। ठीक है, हम लोग सोते नहीं हैं, कम से कम हमें अब 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं। ठीक है, उसमें ही हमें सारे काम निपटाने हैं। मोस्टली कुछ लोग होते हैं किसी को ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोग होते हैं किसी को अनिद्रा की बीमारी होती है, सो नहीं पाते हैं लोग, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं सोने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा इसको। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये इसके फैक्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 3 दिन और मैंने दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हो जाएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हो जाएगा, एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब हो जाएगा? 28 जुलाई को हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 मार्च को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मनाना शुरू किया था? तो वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस शुरू किया था इन्होंने 20 मार्च को। और इसके ये फैक्ट हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये इसके भी फैक्ट्स हैं, ये वीडियो पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो दिन है ये बिल्कुल स्टैटिक सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इनको सबको एक तरफ से याद कर डालते हो तो इसमें ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी थीम्स मैं बताऊं कि हाँ भाई ठीक है, उनकी थीम्स भी याद कर लो, बस इतने से ही काम हो जाना है अपना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर बॉब नेल्सन जो हैं, इन्होंने हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। क्यों किया था? कर्मचारियों के अच्छे काम को मान्यता देने के लिए हर साल मार्च में पहले शुक्रवार को इन्होंने इस दिन के रूप में मनाया था। और जो कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं उसके लिए उनको पहचान मिल सके, इन सब चीज़ों के लिए ये जो दिन है डॉक्टर बॉब नेल्सन ने मनाना शुरू किया था। ठीक है, कब से मनाया जाता है? 1995 से मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? तो 1990 में वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था ICDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, अभी हाल ही में निकला है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज बनते थे आज हम लोगों ने ये रिवाइज कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों में से वो दोस्त जो चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और रिवीजन आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है, भले ही आप थोड़ा पढ़िए लेकिन जो भी पढ़िए उसको याद रखिए, उसको भूलिए नहीं। ठीक है, सफलता के यही एक तरीका अपनाना बेस्ट तरीका मुझे समझ आता है। तो जितना भी पढ़ें उसको याद रखें, उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।